नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। विशाल के फार्म हाउस। अब तक आप लोगों ने सुना था कि किस तरह से जानवी फार्म हाउस जाती है और विशाल और उसकी सेक्रेटरी क्रिस्टल को प्यार करते हुए बिस्तर पर देख लेती है। वह बिना कपड़ों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी जानवी उन्हें डिस्टर्ब करते हुए गुस्से में बोली, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उस आवाज को सुनकर विशाल और क्रिस्टल की नज़र भी गेट पर जाती है, लेकिन विशाल रुकता नहीं। वह अपना आखिरी स्ट्रोक लेते हुए हौंफते हुए बिस्तर पर गिर गया और क्रिस्टल भी बिना कपड़ों के ऐसे ही गहरी गहरी सांस लेते हुए बिस्तर पर लेट गई। जानवी उन लोगों की बेशर्मी देखकर अपनी नजरें चुराने लगी। वैसे तो उसे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह भी अक्सर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के साथ इस तरह की रातें बताती थी, लेकिन यहाँ अपने ही पति को किसी और के साथ देखने से उसका खून खौल रहा था। विशाल उसे तो एक नज़र देखता भी नहीं था, ना ही उससे प्यार करता था। यहाँ वह अपनी सेक्रेटरी के साथ मजे कर रहा था। विशाल अभी भी ऐसे ही बिना कपड़ों के लेटा हुआ था। उसे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि दरवाजे पर उसकी बीवी बैठी हुई है। जानवी गुस्से में दांत पिसकर बोली, विशाल तुम मेरे पति हो, तुम मुझे इस तरह से धोखा कैसे कर सकते हो, वह भी इस दो कौड़ी की सेक्रेटरी के साथ। इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मैं तो तुमसे प्यार भी करती हूँ और तुम मुझे चिढ़ कर रहे हो। फिर आसपास कमरे में नजर डालते हुए नफरत भरी आवाज में बोली, और कमरे को देखकर साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम लोग यहाँ किसी कपल की तरह रहते हो। ना ही तुम्हारे कपड़े बिखरे हुए हैं, ना ही तुम्हारी कोई और चीज है गिरी हुई है। दिखने से लग रहा है जैसे तुम लोग बिना कपड़ों के इस कमरे में रहते हो, और यह सच भी था। पिछले काफी दिनों से वह लोग ऐसे ही बिना कपड़ों के एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे थे, जैसे धरती पर अभी कपड़ों की खोज ही ना हुई हो और हम आदिमानव के जमाने में बिना कपड़ों के ही घूमते हो। वही उसकी बात सुनकर विशाल को भी गुस्सा आ गया। विशाल पास पड़ी हुई चद्दर अपने ऊपर डालकर गुस्से में दांत पीसकर बोला, और तुम ये बात मुझसे कह रही हो जो खुद मुझे किसी और के साथ चीट करके उसका बच्चा अपने पेट में रखकर उसे मेरा नाम देने की कोशिश कर रही थी, और आकर मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ। पहले अपने कैरेक्टर पर नजर डालो, बाद में मुझे कुछ कहना। फिर वह अपनी बात को सही करते हुए बोला, मुझे कुछ कहने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। वैसे भी मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता। तुम तो जबरदस्ती उस बच्चे की वजह से मेरे गले पड़ी थी। तुम्हारी वजह से तो मैं अपनी जान अनाया से दूर हुआ था। इतना बोलकर वह सामने लगी हुई तस्वीर की ओर देखता है तो सामने अनाया की एक बहुत खूबसूरत सी तस्वीर लगी हुई थी, जो विशाल ने ही किसी आर्टिस्ट से कहकर बनवाई थी। वही उस तस्वीर को देखकर जानवी के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति किसी और के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ है, वह भी बिना कपड़ों के, और उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी सौतेली बहन की तस्वीर उसके बेडरूम में लगी हुई है। वह भी उस तरह से सजाई हुई है जैसे वह इस घर की मालकिन हो। ये सब देख उसका खून अंदर से खोल रहा था। अभी वह विशाल से बहस करना चाहती थी और कुछ कहना चाहती थी, उससे पहले उसके कानों में विशाल की कठोर आवाज पड़ी, जो अपने पास लेटी हुई क्रिस्टल के खुले शरीर को सहलाते हुए उसके बट को थपथपा कर बोला, क्रिस्टल बेबी तुम जाओ और जरा इस लड़की को अपनी जगह दिखा कर आओ। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं काफी थक चुका हूँ। वैसे भी तुमने रात से काफी मजे करवाए हैं, उसके बाद तुम भी आकर सो जाना। वैसे भी अगले राउंड के लिए तुम्हें भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तुम तो जानती हो मुझे बहुत अच्छे से, मुझे छोटे मोटे वक्त तक प्यार करना पसंद नहीं है। वही उसकी बात सुनकर क्रिस्टल आगे झुकी और जानवी के सामने ही विशाल के होठों पर होंठ रखकर एक लंबी किस करती है और उसके प्राइवेट अंगों को सहलाकर बोली, अभी के लिए उद्धरण चिन्ह, इसे आराम दे दे, मैं बहुत जल्द वापस आती हूँ। इतना बोलकर वह खड़ी हुई और उस घर की मालकिन की तरह चलकर बेडरूम के कपबोर्ड के पास गई और उसमें से विशाल का एक शर्ट निकालकर पहनकर जानवी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने शर्ट का सिर्फ एक बटन बंद किया था, जिससे उसकी ज्यादातर शरीर नजर आ रहा था। वह एक तीखी आवाज में जानवी से बोली, तुम मेरे साथ चलो, जो भी बात करनी है मुझे से कर लो, बॉस अभी बिजी है। ये सुनकर जानवी का खून खोल गया। वह दांत पीसते हुए बोली, ये तो मुझे भी दिख रहा है, तुम्हारा बॉस कितने घटिया काम करने में बिजी है, वह भी तुम्हारे साथ, और तुम्हारी भी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही सामने मेरे पति के साथ रंगरेलियां मना रही हो।
ऊपर से मेरे पास आकर मुझे ही घमंड दिखा रही हो। भूलो मत में तुम बस एक 2 कौड़ी की सेक्रेटरी हो। तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। ये सुनकर क्रिस्टल को भी गुस्सा आया। वह उसके बाल पकड़कर उसे बाहर ले गई और दरवाजा बंद करते हुए उसे खींचते हुए तुरंत हॉल में लेकर उसे वहीं पर पड़े हुए सोफे पर फेंक देती है। ऐसा करते ही जाह्नवी को इतना गुस्सा आया कि वह पास पड़े हुए फ्लावर वास को क्रिस्टल पर फेंक देती है। लेकिन क्रिस्टल पहले ही वहां से हट चुकी थी। क्रिस्टल सोफा पर जाकर किसी क्वीन की तरह बैठ गई और जाह्नवी को ऊपर से नीचे देखते हुए घटिया तरीके से बोली, पहली बात तुम खुद की तुलना मुझसे मत करो। तुम बस एक बाजारू लड़की हो जो हर जगह मुंह मारती हो, मेरी तरह नहीं। ये सुनकर जाह्नवी दांत पीस कर बोली, तुम जैसी 2 कौड़ी की सेक्रेटरी मुझे बाजारू कह रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें अपने पति की जिंदगी से यूं बाहर फेंक दूंगी। ये सुनकर क्रिस्टल किसी शैतान की तरह हंसने लगी और हंसते हुए ही वहां पास पड़े हुए टीवी का रिमोट लेती है और स्क्रीन को शुरू करते हुए जाह्नवी की ओर इशारा करती है। स्क्रीन की ओर देखने के लिए जाह्नवी भी तुरंत स्क्रीन की ओर देखती है। उसे देखकर जाह्नवी को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे वह देख रही थी वैसे वैसे उसकी सांसें भारी हो गई थी। उसके चेहरे पर खौफ और डर का ऐसा एक्सप्रेशन आ गया था जिसे उसने किसी चुड़ैल को देख लिया हो भी, और उसके डर से हाथ भी कांप रहे थे। वह डरते हुए बोली, ये सब कुछ क्या है और तुम्हारे पास ये कैसे आया? तो क्रिस्टल किसी शैतान की तरह हंसते हुए बोली, ये तुम्हारे खिलाफ सबूत है। तो मुझे घटिया कह रही थी और अपने पति की जिंदगी से जाने को कह रही थी, लेकिन तुम तो खुद एक बाजार लड़की हो जो हर तरफ मुंह मारती हो। तुम खुद ही देख सकती हो कि तुम हर किसी के बिस्तर पर चढ़ जाती हो छोटे से छोटे काम पाने के लिए। इतना बोलकर वह उसे दिन से देखते हैं जैसे वह कचरा हो। ये सुनकर जाह्नवी को भी गुस्सा आया। वह दांत पीसकर बोली, तुम भी मुझसे कुछ अलग नहीं हो। तुम भी अपने बॉस के बिस्तर पर चढ़ी हो और शादीशुदा होते हुए भी तुम उसके साथ अफेयर रख कर बैठी हो। तुम भी और मुझ में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ये सुनकर क्रिस्टल गुस्से में बोली, अपनी कंपैरिजन मुझे करना भी मत। मैं तुम्हारी तरह हर जगह मुंह नहीं मारती। मैं कई सालों से बस विशाल के साथ ही हूँ। उसके अलावा शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने मुझे छुआ होगा। ये सुनकर तो जाह्नवी को और एक सदमा लगा, जैसे उसे यकीन हो रहा हो। वह घूरकर उसे गुस्से में बोली, तुम बकवास कर रही हो। विशाल पहले मुझसे प्यार करता था। वह तो उस अनाया के आने से और गलतफहमी की वजह से वह मुझसे दूर हुआ। ये सुनकर क्रिस्टल जाह्नवी को एक तमाचा मारकर हंसते हुए बोली, तुम बस एक कचरा हो। विशाल बस तुम्हारे साथ खेल रहा था जिससे वह बाकी लड़कियों के साथ खेलता है, लेकिन मैं उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए हूँ। वह सालों से मेरे साथ है, मेरे साथ रातें बिताता है, मेरे साथ अपने दुख शेयर करता है, मुझे अपने काम करवाता है। मैं उसका हर सिगरेट जानती हूँ और मैं उसे बिस्तर पर भी खुश करती हूँ। शायद उस तरह से कोई और नहीं करता, इसीलिए तो वह कई लड़कियां बदलता है लेकिन वापस मेरे पास ही आता है। इस तरह उसने तुम्हें भी इस्तेमाल किया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर उस बच्चे की बात नहीं होती और अपने इंडस्ट्री को बचाना नहीं होता तो अपनी माँ के दबाव में आकर वह तुमसे शादी भी नहीं करता। इसीलिए अपने दिमाग से गलत फहमी निकाल दो और यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। अगर अगली बार विशाल को परेशान किया तो ये सारी फुटेज मीडिया में होगी और फिर तुम अपना चेहरा कहीं दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगी और विशाल भी आराम से तुम्हें डाइवोर्स दे देगा। जाह्नवी इतनी डर चुकी थी कि वह बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। उसने जाते हुए ठान लिया था कि वह विशाल को भी नहीं छोड़ेगी। वह अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि उसका कोई हिसाब नहीं था। उसे लग रहा था विशाल कम से कम उसके साथ तो लॉयल है, भले ही वह उसे नाराज है लेकिन वह उसे मना लेगी। लेकिन वह गलत थी। विशाल कभी उसका था ही नहीं, वह तो बस उसका इस्तेमाल कर रहा था। वही क्रिस्टल वापस विशाल के पास गई और अपना शर्ट निकाल कर बाहर फेंकते हुए उसके शरीर से चिपक कर सो गई। वह दोनों बिना कपड़ों के ऐसे ही एक दूसरे में वापस खो गए। क्या जाह्नवी विशाल से लेगी बदला और क्या इन सब के बीच हमारी हीरोइन लेगी कोई फैसला? जिंदल विला में दूसरी ओर जिंदल विला में हर तरफ शादी की तैयारी हो चुकी थी। शाम का वक्त था और मेहमान सारे आ चुके थे। हर तरफ अलग अलग बातें हो रही थी। कोई जिंदल विल को देखकर जलन महसूस कर रहा था तो कोई उनकी अमीरी को देखा जल रहा था। कुछ हाई सोसाइटी की औरतें गहने और कपड़ों पर बातें कर रही थी तो कुछ औरतें जो हमेशा किसी न किसी की बुराई करती थी।
वह इसी तरह की बातें कर रही थी। वहां पर आदमी लोग अपने अपने काम में बिजी थे। हर कोई बिजनेस की बातें कर रहा था और प्रॉफिट और लॉस की बातें कर रहा था, तो कुछ मिलिट्री ऑफिसर अपने देश की सुरक्षा की बातें कर रहा था। हर किसी को अपना काम था। जहां पर परिवार के अंदर के कुछ लोग खुश थे और लोगों से बातें करते थे, तो कुछ उदास थे। और उसे पार्टी में अब तक भवानी शेरगिल भी आ चुकी थी अपनी बेटी सारा के साथ। उन दोनों ने ही आज काफी महंगे कपड़े पहने थे। हालांकि भवानी ने साड़ी पहनी थी जिसमें वह किसी गहनों की दुकान की तरह लग रही थी, क्योंकि उसे महंगी चीजों का शौक था, जिसकी वजह से उसने बहुत ज्यादा गहने पहन लिए थे। वही सारा उसे उलट उस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई नाइट पार्टी में आए हो। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह किसी की शादी में आए हो, क्योंकि उसने एक सिमरी बॉडीकॉन गाउन पहना था। वह गाउन रेड कलर का था जिसमें कमर से लेकर नीचे तक एक लंबा कट था। उसका गला भी काफी डीप था। ऊपर से हाई हील्स पहनी थी और बालों में उसने बन बना रखा था और डायमंड की ज्वेलरी पहन रखी थी। वह पूरी शादी में इस तरह से घूम रही थी जैसे वह उसी की भाई की शादी हो, और हर किसी को दिखा रही थी कि वह जिंदल परिवार की नातील है। वहीं इन सारी भीड़ में कोने में पड़ी गार्डन की बेंच में दो इंसान ऐसे भी थे जो बस वहां का तमाशा देख रहे थे। तभी वहां बैठा आदमी बोला, तुम्हें उसकी मदद करने की जरूरत नहीं है, इन पर अपना वक्त बर्बाद मत करो। तो पास बैठी लड़की बोली, मुझे इन लोगों की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन शतरंज की चल में मुझे इन प्यादों की जरूरत है और बिश्त मेरी पसंद की हो, इसीलिए मैं उनकी मदद करने वाली हूँ। इतना बोल वो मुस्कुरा देती है। लेकिन शादी में अगर कोई परेशान था तो वह थे जिंदल परिवार के मर्द, क्योंकि अब तक हर्षद जिंदल अपनी ही शादी में आया नहीं था, जिसकी वजह से मोहन जिंदल और उनके दोनों बेटे कब से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थे। हालांकि उन लोगों ने ज्ञान को भी यही कहा था कि वह भी कोशिश करें, लेकिन ज्ञान तो यह चाहता ही नहीं था कि यह शादी हो। इसीलिए वह बहुत खुश था कि उसके भाई अब तक यहाँ नहीं आए। इसलिए वह चुपचाप खुश होकर एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है और अपनी फेवरेट खाने की चीज लेकर खाने लगता है, जैसे वह यहाँ कोई शो देख रहा हो। अब तक शादी का माहौल काफी खुशी भरा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे माहौल काफी गंभीर हो रहा था। अब भीड़ में बातें होने लगी थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली बार की तरह इस बार भी दूल्हा शादी से भाग गया। हर कोई हंसने लगा था। अब तो जिंदल परिवार का भी मजाक बन रहा था। आग में घी डालने के लिए भवानी शेरगिल नाराज आवाज में बोली, देखा माशा आपने हर्षद की बदतमीजी। उस दिन सगाई से भाग गया था और आज शादी से भाग गया। उस दिन भी वह अनाया की वजह से नहीं आया था, आज भी ऐसा ही लग रहा है। अनाया अभी यही कहीं नजर नहीं आ रही, उसी की वजह से नहीं आया होगा। इतना बोलकर वह अरुणा जिंदल को अनाया के खिलाफ भड़काने लगी। तभी भवानी बेटी सारा भी बोली, मम्मी अनाया कौन है और उसका हर्षद भाई से क्या लेना देना। तो भवानी शेरगिल की नौटंकी करते हुए बोली, वो इस खानदान की खोई हुई राजकुमारी है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। वह गांव में रहने वाली है। पिछली बार भी सगाई उसी की वजह से नहीं हुई थी। ये चीज उसने काफी ऊंची और भारी आवाज में कही थी, जिसकी वजह से वहां पर और कोई उसकी बुराई करने आ गए। वही यह सुनकर परिवार के बाकी के लोगों को भी शर्मिंदगी महसूस हुई। वैसे इसने अनाया की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी अरुणा जिंदल खामोश रही। लेकिन वहां मोहन जिंदल खामोश नहीं रहा गया, तो वह कड़क कपास में बोले, भवानी अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? वह जिंदल परिवार की इकलौती राजकुमारी है और मैं आइंदा से उसके खिलाफ कोई बकवास न्यूज नहीं सुनूंगा। और उसमें इन सब की क्या गलती है? उस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके भाई उसे बचाने गए थे, इसीलिए वह सगाई में नहीं आए थी। किसी की जिंदगी से भी ज्यादा सगाई नहीं होती। ये सुनकर तो भवानी शेरगिल को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन इस बार मोहन जिंदल को ज्यादा ही गुस्से में थे, तो एक पल के लिए डर गए, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने ज्यादा बहस की तो मोहन जिंदल को उसे यहाँ से बाहर फेंकने में वक्त नहीं लगेगा। वही अरुणा जिंदल की तो नजरें शर्म से झुक गई थी। वो तुरंत अपना फोन उठाती है और हर्षद को फोन करती है। काफी बार फोन करने की वजह से हर्षद फ्रस्ट्रेशन में फोन उठा लेता है और सामने से गुस्से में बोला, क्या बात है दादी माँ, मुझे फोन क्यों कर रही है? अरुणा जिंदल गुस्से में बोली, तुम कहाँ हो? आज तुम्हारी शादी है, तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। तो सामने से हर्षद जिंदल गुस्से में बोला, यह शादी आप करवाना चाहती थी,
मैं नहीं करने वाला। ये सुनकर और अरुणा जिंदल गुस्से में बोली, अगर तुम यहाँ नहीं आए तो मैं खुद की जान ले लूंगी। हर तरफ हमारे खानदान की बदनामी हो रही है एंड सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज तुम्हें ये शादी करनी ही होगी, यह मेरा ऑर्डर है, और अगर तुम नहीं आए तो मेरा मरा मुंह दिखेगा। इतना बोलकर उसने फोन रख दिया। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उससे भी ज्यादा सामने हर्षद की मुठिया गुस्से से कस गई। वह भी अपने मिलिट्री कैंप के कमरे में बैठा था और सामने एक लकड़ी का टेबल था। उसने गुस्से में उस टेबल पर एक लात मारी। वह टेबल 2 टुकड़ों में टूट गया। उसे इस तरह से गुस्से में देखकर दूर बैठा हुआ आकाश चिंता भरी आवाज में बोला, क्या बात है भाई अंडिस्को, आप इतने गुस्से में क्यों हो? तो हर्षद गुस्से में दांत पीस कर बोला, दादी समझ क्यों नहीं रही कि मुझे उस घटिया लड़की से शादी नहीं करनी। मैंने कितनी बार मना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी की तैयारी की, और अभी वह मुझे धमकी दे रही है कि अगर मैं शादी में नहीं गया तो वह सुसाइड कर लेगी। ये सुनकर आकाश को भी यकीन नहीं हुआ कि सच में उसकी दादी इतनी बचकानी और पागल हो सकती है। हर्षद ना चाहते हुए भी मनमार कर शादी में आ गया। वहीं अब तक भीड़ में काफी ज्यादा बातें होने लगी थी। हर्षद बिना इमोशन की ऐसे ही कैजुअल कपड़ों में शादी के मंडप में बैठ गया। वहीं दूल्हे को इस तरह से मंडप में बैठा देखकर हर तरफ वापस बातें बनने लगी, लेकिन हर्षद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आकाश में भी बहुत सिंपल कपड़े पहने थे, जैसे वह कोई शादी में ना आए हो और उनके लिए आम दिन हो। उन दोनों को इस तरह से देखकर अरुणा जिंदल को और गुस्सा आया। वह शादी के मंडप के पास गई और गुस्से में धीमी आवाज में बोली, क्या हरकत है ये? आज तुम्हारी शादी है और तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं। तो आकाश अपनी खतरनाक नजरें उन पर डालते हुए दांत पीसकर बोला, बस बहुत हुआ दादी, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी हर नाजायज मांग मुझे पूरी करवाए। आज भी आपने अपनी शर्त पूरी करवा ली, आखिर में अपनी जान देने की धमकी देकर। कभी कभार तो मुझे शक होता है कि आप सच में मेरी दादी है या मेरी दुश्मन है। ये सुनकर अरुणा जिंदल के दिल में एक दर्द हुआ। वह तो सच में अपने बच्चों का भला ही चाहती थी। उसने कुछ नहीं कहा। वह जाकर पीछे खड़ी हो गई, क्योंकि उसके अंदर अभी हिम्मत नहीं थी हर्षद से बहस करने की। वही उसे इस तरह से उदास और उनकी आंखों में पानी देखकर मोहन जिंदल उसके पास गए और गंभीर आवाज में उन्हें समझाते हुए बोली, मैंने पहले ही कहा था, अपनी बचकानी हरकत से बाहर आ जाओ, लेकिन तुम्हें अपनी मनमानी करती होती है। आज तुम्हारा पोता तुमसे नफरत करने लगा है। मैंने पहले ही कहा था कि लड़की हर्षद के लिए ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें लगता है कि यह लड़की सोने की तरह खरी, क्योंकि इस लड़की को तुम्हारी प्यारी बेटी भवानी ने खोजा है। याद रखना, अगर मेरा पोता किसी मुसीबत में फंसा या फिर उसकी जिंदगी बर्बाद हुई तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। इतना बोलकर वहां से चली गई। वहीं उनकी बात सुनकर अरुणा जिंदल की आंखों में आज सच के आंसू आ गए। उनके पति ने उनके साथ कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी और आज उनसे इस तरह से बात करके चली गई थी। अब तो उनके दिल में भी शक हो रहा था, कहीं वह गलत तो नहीं है। क्या अरुणा जिंदल को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या सदी के बाद बिजलानी परिवार नया बवाल करेगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।